अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और मेरी कहानी शुरू से आखिर तक सुनिए प्लीज़। पेश है मेरी कहानी का अगला भाग। वज़ीर के लड़के ने देखा कि राजकुमार का मन कुरंग छलांगे भर रहा है। उसने कहा, धरती भी कहाँ रुकती है, हर घड़ी घूमती रहती है। यह रुक जाए तो दुनिया में हाहाकार मच जाए। तुम ठीक कहते हो मित्र, राजकुमार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। फिर वह चुप होकर चारों ओर फैले आनंद से पुलकित होने लगा। घोड़ों ने भी जैसे स्वामी के मनोभाव के लिए उनकी गति भी तीव्र होती गई। दिन ढलने लगा, अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा। तब तक वे बराबर चलते रहे। फिर एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए। राजकुमार में मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। वजीर का लड़का तो सो गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में देखता क्या है कि उस पेड़ पर एक तोता और मैना आकर बैठ गए हैं। उनमें बातें होने लगी। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने कहा, मैंने कुछ कहो जिससे रात कटे। मैना बोली, आप बीती कहूँ या पर बीती। तोते ने कहा, अरे आप बीती तो रोज ही सुनते रहते हैं, कुछ पर बीती कहो। मैना बोली, इस नगर के राजा की एक लड़की है, बड़ी सुंदर है, बड़ी भोली भाली है। तोते ने उसकी बात काटकर शरारत से कहा, तुम जैसी। मैना शर्मा गई, बोली, तुम्हें हर घड़ी मजाक सूझता है। तोते ने कहा, अच्छा अपनी बात कहो। मैना बोली, राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। दुनिया भर के वैद्य डॉक्टर उसका इलाज कर चुके हैं, पर वह ठीक नहीं होती। बेचारी राजा परेशान है, उसके वही अकेली औलाद है। तोते ने कहा, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी की बात तो है ही, मैना ने व्यथित स्वर में कहा। राजा ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा वह उसी से बेटी का ब्याह कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के चिकित्सक आ गए, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। राजा निराश हो गया है। इतना कहकर मैना रुक गई। तोता बोला, राजकुमारी की बीमारी दूर करने का कोई रास्ता है। मैना ने कहा, अगर कोई सुनता हो तो इस पेड़ की जड़ ले जाए और उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे, वह रोग मुक्त हो जाएगी। यह कहकर मैना मौन हो गई। तोता भी कुछ नहीं बोला, पर राजकुमार उठा। उसने अपने भाले से एक और मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सवेरा हुआ, दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे बढ़ गए। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने की थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी कि राजकुमारी को जो भी अच्छा कर देगा उसके साथ राजकुमारी को ब्याह देगा और अपना आधा राज्य दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक की ओर बढ़ा दिया। वजीर के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर वह कहाँ मानने वाला था। फाटक पर जब चौकीदार ने उसे रोका तो उसने कहा, मैं राजकुमारी का इलाज करूँगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, बड़े बड़े वैद्य इसका इलाज कर गए हैं, पर मेरी प्यारी बेटी को कोई भी अच्छा नहीं कर सका। राजकुमार कुछ बोला नहीं। थोड़ा पानी लेकर उसने जड़ को घिसा और बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। पानी का लगना था कि राजकुमारी के बदन में कुछ हलचल हुई। राजकुमार ने फिर थोड़ा पानी उसके मुंह से लगाया तो उसने आंखें खोल दी। ये देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। अपनी शर्त के अनुसार राजा ने कहा, अब तुम मेरी बेटी को और मेरे आधे राज्य को ग्रहण करो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छा होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा। राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। सुनकर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यहीं राज करना।
सारे नगर में शोर मच गया। प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया। राजा ने बड़ी कठिनाई से लोगों को रोका और बड़े मान सम्मान से राजकुमार को विदा देते हुए कहा, यहाँ से 10 कोस पर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, तुम उनसे मिलते जाना, वह तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार ने महल से बाहर आया तो वजीर का लड़का उसकी राह देख रहा था। उसने सारा समाचार मिल गया था। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा, ये क्या चमत्कार हुआ। राजकुमार ने उसे पिछली रात की घटना बताकर कहा कि मैं आपके दर्शन करूंगा। राजकुमार ने कहा कि इस दुनिया में सचमुच चमत्कार हो जाता है। ना हम उस पेड़ के नीचे ठहरते, ना ये करिश्मा होता। हमें तोता मैना का उपकार मानना चाहिए। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा था। राजकुमार ने उसी दिशा में प्रस्थान किया। 10 कोस पर उन्हें वही गुफा मिल गई। उसमें बाबा बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और प्रणाम करने लगा। बाबा आंखें बंद किए बैठे थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली और जिज्ञासा के भाव से कहा, कैसे आए हो। राजकुमार ने सारा हाल सुनाकर कहा, राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा बड़ी आत्मीयता से बोले, वत्स, तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। राजकुमार ने कहा, बाबा, काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम करने के लिए है। बाबा की आंखें चमक उठी। बोले, तुम ठीक कहते हो। जो कठिन काम से बचे वह आदमी कैसा। कुछ रुककर उन्होंने कहा, अब तुम सिंदल द्वीप के पास आ गए हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा। कैसे करोगे। राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई। बोला, बाबा, जो शक्ति मुझे यहाँ तक ले आई है वही शक्ति इस कठिनाई का रास्ता भी निकालेगी। शाबाश वत्स, बाबा ने विभोर होकर कहा। आदमी तो निर्मित है, काम शक्ति ही कराती है। इतना कहकर बाबा ने खड़ाऊ की एक जोड़ी उसे देते हुए कहा, इन्हें पहनकर तुम सहज ही समुद्र पार कर जाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में सिर रखा और बाबा ने समुद्र पार करने के लिए खड़ाऊ की जोड़ी दी। उसकी पीठ थपथपाकर उससे आशीर्वाद देकर विदा किया। घोड़े पर सवार होकर जब वे चले तो राजकुमार भाव विह्वल हो रहा था। उसने वजीर के लड़के से कहा, राजा बड़ा उदार था। उसके साथ जो हुआ उसका बदला उसने चुका दिया है। इतनी बड़ी समस्या को सहज ही हल कर दिया। दोनों आगे बढ़े। उनकी अब विशाल सागर को देखने के लिए आतुरता थी, पर सहसा एक चिंता ने राजकुमार को आ घेरा। वो तो खड़ाऊ की मदद से सागर पार कर लेगा, पर उसके साथी का क्या होगा। उसने वजीर के लड़के से कहा, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले को ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौटकर नहीं आऊं तुम यहीं रुके रहोगे। वजीर का लड़का हतप्रभव हो गया। ये कैसे होगा। अकेला राजकुमार कैसे उस किले को फतेह कर सकेगा। जब उसने राजकुमार से अपनी आशंका व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास सारे साधन हैं। फिर उधर उधर की बातें करते हुए वह आगे बढ़ते गए। राजकुमार का मन परेशान था। वजीर का लड़का भीतर ही भीतर परेशान था। यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो वह राजा को कैसे मुंह दिखाएगा। राजकुमार हिम्मत से आगे बढ़ रहा था। साथी का दिल बैठ रहा था। दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता सागर सामने दिखाई पड़ा। बड़ी बड़ी लहरें उठ उठकर एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। तट पर पहुंचकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और निर्मित नेत्रों से सागर की विशाल जलराशि को देखने लगे। अगले दिन प्रातः प्रस्थान करने का निश्चय किया। बड़े तड़के उठकर राजकुमार ने अपने घोड़े को खूब प्यार किया। वजीर के लड़के के बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाया और सूर्य की प्रथम किरण के फूटते ही पैरों में खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। उसके बाद जैसे ही पैर पानी पर रखा उसका सारा बदन कांप उठा, लेकिन तब भी उसने अनुभव किया कि वह पानी पर ऐसे खड़ा है जैसे धरती पर खड़ा हो।
फिर तो वह एक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा। वजीर का लड़का आश्चर्य से देखता रहा कि पानी पर यह इस प्रकार कैसे चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार का वह पूरा दिन सागर पर चलते चलते बीता। समुद्र की छोटी बड़ी मछलियाँ, दूसरे जीव जंतु उसकी तरफ आते थे, किंतु उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कुछ दूर से ही भाग जाते थे। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया, पर समुद्र का अंत उसे दिखाई नहीं देता था। पूरा दिन और पूरी रात उसने चलते चलते बिताई। अगले दिन आया, तब उसे सागर का किनारा दिखाई पड़ा। वही था सिंदल द्वीप, जिसमें पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था। उसकी भूमि को देखकर उसे रोमांच हो आया, लेकिन दूर से ही उसने देखा कि काले खूंखार राक्षस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने भभूत की डिब्बी खोली और एक चुटकी भभूत मुंह में डाल ली। अब वह सबको देख सकता था। वह बेधड़क राक्षसों के बीच पहुंच गया। राक्षस बड़े ही डरावने थे। उनके रंग रूप और चेहरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथ में हथियार देखकर प्राण सूख जाते थे। राजकुमार उस सबको देखकर सकपका रहा था, हालांकि उसे पता था कि कोई उसे देख नहीं पा रहा है। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह पहले शहर का एक चक्कर लगा ले, शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करे। वह शहर में खूब घूमा, पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना असंभव है। उसके लिए कोई जुगत करनी होगी। नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि अपने आप को भूल गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जगह जगह पर हरी दूब के कालीन बिछे थे और रंग बिरंगी पुष्पा से सारा शहर सुशोभित और महक रहा था। कदम कदम पर गुलाब जल के फव्वारे चल रहे थे। सड़कें बड़ी साफ सुथरी थी, गंदगी का कहीं नामो निशान भी नहीं था। बढ़िया पोशाक पहन स्त्री पुरुष बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। उनका रूप बड़ा सलोना था। राजकुमार उन सबको देखकर मुग्ध हो गया। उसे लग रहा था जैसे वह इंद्रपुरी में पहुंच गया है। वह घूमता रहा। सहसा उसे ध्यान आया कि वह अदृश्य तो बन गया है, पर अपने असली रूप में कैसे आएगा। ये सोचकर उसका व्यग्र हो गया। अब वह क्या करेगा। उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी कि अचानक उसे उन बाबा का ध्यान हो गया जिन्होंने भभूत की वह डिबिया दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। वह कह रहे हैं कि यह ले दूसरी डिबिया, जिसकी भभूत खाते ही तू अपने असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी डिबिया ले ली। बाबा अर्धधान होते होते कह गए कि दूसरी डिबिया का इस्तेमाल होशियारी से करना। यदि लोगों ने देख लिया तो राक्षस तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। अब राजकुमार ने आगे क्या करना है, इस बारे में सोचते सोचते उसे काला और सफ़ेद बाल निकाला। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल का जलना था कि राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। उसने आदेश दिया कि पहरे के राक्षसों का खात्मा कर दो। देखते देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। उसने थोड़े से राक्षसों को रोककर शेष को विदा कर दिया। इसके पश्चात उसने सफ़ेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उनके आने पर उसने कहा, समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा ही सुंदर जहाज खड़ा हो गया। उसमें हीरे जवाहरात भरे थे और तरह तरह के आभूषण एक से बढ़कर एक थे। ये सब होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। लोग अचंभे में रह गए कि ऐसा एकदम कैसे हो गया, लेकिन उनके सामने सौदागर मौजूद था। उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। यह खबर उड़ती उड़ती राजमहल में पहुंची। पद्मिनी ने यह सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा, उस व्यापारी को हमारे सामने लाओ। तुरंत व्यापारी के दूत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश कह सुनाया। राजकुमार तो यही चाहता था। वह पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचा तो वहां के दृश्य देखता ही रह गया। सब कुछ अनूठा था। महल का द्वार बहुत ही कला कारीगरी से पूर्ण था। अंदर लता
गुलमों के बीच फव्वारे अपने बाहर दिखा रहे थे। महल चारों ओर से घिरा था, किंतु दूत के सामने होने के कारण उसे अंदर प्रवेश पाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार के कक्ष में प्रविष्ट होते ही उसने उसका अभिवादन किया। राजकुमार ने भी हाथ जोड़कर सर झुकाकर उसका सम्मान व्यक्त किया। पद्मिनी ने उसे बैठने का किया। वह आसन पर बैठ गया तो पद्मिनी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? पद्मिनी के मुंह से शब्द नहीं, मानो फूल झड़े हो। राजकुमार एकटक उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं स्वर्ण भूमि से आया हूँ। वहाँ क्या करते हो? पद्मिनी ने अगला प्रश्न किया। जी, मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूँ, राजकुमार ने उत्तर दिया। यहाँ कैसे आए? पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। सुना था आप आभूषण और हीरे जवाहरात की पारखी और प्रेमी हैं, राजकुमार का संक्षिप्त उत्तर था। तो तुम कुल आभूषण लाए हो? जी हाँ। कहाँ है? समुद्र किनारे मेरा जहाज खड़ा है, राजकुमार ने सहज भाव से कहा। पद्मिनी ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? अवश्य, मैं तो यहाँ आया ही इस काम से हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ, पद्मिनी ने धीमी आवाज में कहा। कल मेरा दूत तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ कुछ बढ़िया आभूषण ले आना। राजकुमार ने पद्मिनी से विदा ली तो उसके रूप लावण्य से इतना मोहित हो गया कि अपनी सुध बुध खो बैठा। उसके लिए चलना मुश्किल हो गया। वह मुड़-मुड़कर पीछे देखता था। ऐसी रूपसी तो उसने जीवन में कभी नहीं देखी थी। परियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध होती है, लेकिन वह भी पद्मिनी के आगे पानी भरती थी। चारों दिशाओं में उसकी ख्याति ठीक ही फैली थी। पद्मिनी के मोहपाश में फंसा राजकुमार जब अपने जहाज पर आया तो पद्मिनी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। उसके अंग प्रत्यंग से सौंदर्य टपक रहा था। राजकुमार की भूख प्यास गायब हो गई, नींद उड़ गई। बिस्तर पर पड़ा पड़ा उसकी याद में लंबी लंबी सांसें लेता रहा। तभी देखता क्या है कि खड़ाऊ वाले बाबा उसके सामने उसकी ओर देख रहे हैं। राजकुमार ने उठने की कोशिश की, पर उससे उठा नहीं गया। बाबा निमिष भर चुपचाप खड़े रहे, फिर बोले, क्या तुम यहाँ आहें भरने के लिए आए हो? अपने उद्देश्य को भूल गए हो? जो अपने उद्देश्य को भूल जाता है वह पतित हो जाता है। अब तुम आगे की सोचो और अपने काम को जल्दी से निपटाओ। ऐसी जगह देरी करना अच्छा नहीं होता, जाने क्या मुसीबत सिर पर आ जाए। ये चेतावनी देकर बाबा अर्धधान हो गए। राजकुमार सिर झटक कर उठ खड़ा हुआ, पर पद्मिनी की खुमारी आसानी से दूर होने वाली नहीं थी। पूरा दिन पद्मिनी की याद में बीता। रात का अंधेरा होने आया तो वह चौंक पड़ा। उसे याद आया कि अगले दिन पद्मिनी को दूत आने वाला है। उसे अच्छे अच्छे आभूषण लेकर पद्मिनी के पास जाना है। उसने उठकर अलमारियां खोली और उनसे आभूषण निकाले। बात उतनी आभूषणों की नहीं थी जितनी पद्मिनी को रिझाने की थी। उसने ऐसे आभूषण चुने जिन्हें देखकर पद्मिनी रीझ उठे। कान के, गले के, पैरों के उसने आभूषणों को चुना जिन्हें अप्सराएं धारण करती है। इन आभूषणों का चुनाव करके उसने सोने की चेष्टा की, लेकिन एक पल को उसे नींद नहीं आई। वह दिन का उजाला देखने का प्रयत्न करता रहा। दिन निकलने से पहले ही वह उठकर तैयार हो गया। सवेरा हुआ, दोपहर हुई, पर कोई भी उसे लेने नहीं आया। राजकुमार ने समझ लिया कि पद्मिनी भूल गई है। शाम को जब वह निराश हो गया तो बड़े सपाट से दूत आया। उसे तत्काल रवाना होने को कहा। वह तो सवेरे से ही तैयार बैठा था, दूत के साथ चल दिया। जब वह महल में पहुंचा, पद्मिनी उसका इंतजार कर रही थी। आज वह दूसरे कक्ष में थी, जिसमें चारों ओर आदमकश शीशे लगे थे। प्रकाश से सारा कमरा अलंकृत हो रहा था। पद्मिनी का सौंदर्य आज कई गुना निखर उठा था। पिछले दिन की तरफ पद्मिनी ने राजकुमार से एक दूसरे का अभिवादन किया। पद्मिनी के संकेत पर राजकुमार उसके समीप ही बैठ गया। राजकुमार ने डिब्बियों में से आभूषण निकालकर उसे दिखाने आरंभ किए। पद्मिनी एक एक आभूषण को हाथ में लेकर अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती कि कैसा लगता है, और उसे पसंद आता उसे एक और को रख देती।
कभी कभी वह राजकुमार की भी सलाह लेती। आभूषण को देखते देखते काफी देर हो गई तो पद्मिनी ने कहा, अब हम कल देखेंगे। बड़े अनमने स्वभाव से राजकुमार ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। राजकुमार चला तो उसकी हालत कल से भी अधिक मोहित थी। आज उसने पद्मिनी के जिस रूप की झांकी पाई थी वह तो अलौकिक था। उसकी आंखें चौंधिया रही थी। आज एक नई कल्पना ने उसके मन मस्तिष्क को झकझोर डाला। कुछ ही समय में वह उसे वहां ले जाएगा। तब उसके अनुपम सौंदर्य के भार को वह कैसे सहन कर पाएगा। वह राजकुमार है, इतने बड़े राज्य के राजा का पुत्र है, किंतु कहाँ राजगढ़ का राज्य और कहाँ सिंदल द्वीप की इस अपूर्व सुंदरी का वैभव। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। उठा कदम वापस आया तो लिया नहीं जा सकता था। विचार के अथाह सागर में डूबता उतरता राजकुमार अपने जहाज पर आया। वह हाल बेहाल हो रहा था। भूख प्यास नींद सब उससे रूठ गई थी। वह बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी हालत सन्निपात के रोगी के समान हो रही थी। वह अपने से ही बात करता था पर उसके शब्द अपशब्द थे। कभी उसकी आवाज़ तेज हो जाती, कभी मंद पड़ जाती। राजकुमार स्वयं हैरान था कि क्या हो गया है। ये सब देखते हुए उसने राजमहल में जाने की तैयारी की। कल की अपेक्षा आज और भी बढ़िया चीज़ें निकाली। उसे भरोसा था कि पद्मिनी उन्हें अवश्य पसंद करेगी। अगले दिन उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्द ही पद्मिनी का दूत आ गया और दोपहर होने से पहले ही महल में पहुंच गया। पद्मिनी इन आभूषणों को देखकर चकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें से उसने ढेर सारे पसंद कर लिए। जब वह उन्हें लेने लगी तो उसने देखा कि वह अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में से अधिकांश एक एक थे। पद्मिनी ने पूछा, यह क्या है? राजकुमार ने उत्तर दिया, अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार पड़ा है। मैंने सोचा कि आप जब अपनी पसंद पूरी कर लेंगी तब उनकी जोड़ियां पूरी कर दूंगा। पद्मिनी ने खींचकर कहा, यह तुमने क्यों सोचा? राजकुमार ने सोचा कि इसलिए मेरी इच्छा थी कि आप एक बार आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति न हो तो एक बार स्वयं जहाज पर जाकर पूरे भंडार को देख लें। इस सुझाव पर राजकुमारी थोड़ी सोच में पड़ी। अंत में उसने राजकुमार की बात मान ली और वह जहाज पर जाने को राजी हो गई। इसके बाद राजकुमार पद्मिनी से छुट्टी लेकर अपने जहाज पर लौट आया। नियत समय पर पद्मिनी जहाज पर आई। वहां आभूषणों का अथाह भंडार था। उन्हें देखने में पद्मिनी इतनी लीन हो गई कि वह समय को ही नहीं अपने को भी भूल गई। काम निपटाकर जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा, अब आप जाओगी कहाँ और कैसे? पद्मिनी चकित होकर बोली, क्यों क्या देखती नहीं कि जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं? पद्मिनी पहले तो मजाक समझी, फिर उसने देखा कि जहाज सचमुच चल रहा है। मारे गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा। उत्तेजित होकर बोली, तुम मेरे साथ छल किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। राजकुमार हंस पड़ा, बोला, पद्मिनी जी, हम सिंदल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी को लेकर जहाज चल पड़ा। पद्मिनी मछली की तरह तड़पने लगी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। राजकुमार ने कहा, घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ। इसके बाद उसने पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी हकीकत कह सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े हैं। उसकी कहानी को सुनकर पद्मिनी का संताप काफी हद तक दूर हो गया। बोली, इसके लिए इतना कपट करने की क्या जरूरत थी? कपट नहीं किया होता तो तुम क्या राजी होकर आ जाती? पद्मिनी ने इसका उत्तर दिया, नहीं, पर जो होना था वह हो चुका है। अब उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था। भाग्य के साथ समझौता करने के अलावा अब और क्या हो सकता था? आहत हिरनी की तरह वह राजकुमार के पास आ बैठी। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। पद्मिनी आवेश और आवेग से थक कर चूर हो गई थी। उसे सूझ नहीं रहा था वह क्या करे। उसका मन इतना अस्थिर हो रहा था कि एकाग्र भाव से कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। इतने में जहाज बड़े जोर से इधर उधर होने लगा। पद्मिनी ने भयभीत होकर राजकुमार की ओर देखा।
राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, समुद्री तूफान आया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान का वेग बढ़ता गया, बड़ी बड़ी लहरें उठकर जहाज से टकराने लगी। जहाज डगमगाने लगा। किसी आसन्न खतरे की आशंका से वह राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई और उसे भरोसा दिया कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर हंसकर राजकुमार बोला, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं मेरी है। राजकुमार उसे दुलारता रहा। तूफान का वेग धीरे धीरे शांत हो गया। पद्मिनी तन मन से बेहद थक गई थी, सो गई। राजकुमार की आंख नहीं लगी। अचानक उसे बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मित होकर इधर उधर देखा। जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वह स्वर किसका था? पता चला कि एक तोता और मैना आपस में बातें कर रहे हैं। अपनी आदत के अनुसार तोता मैना से कुछ कहने को कहा। मैना ने वही बात दोहराई कि वह आप बीती कहे या पर बीती। तोता बोला, कुछ आप बीती कहो, कुछ पर बीती। मैना ने कहा, कल मेरी जान बाल बाल बची। तोते ने व्यग्र होकर पूछा, क्या हुआ? मैना बोली, क्या कहूँ, जमाना बड़ा खराब हो गया है। आदमी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, फिर भी वह हमारी जान लेने पर तुला रहता है। कल मैं एक पेड़ पर बैठी थी कि किसी आदमी ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। वह तो पेड़ के पत्तों और टहनियों ने मुझे बचा लिया, नहीं तो जान जाने में कुछ कसर नहीं रही थी। तोते के मुंह से एक दीर्घ श्वास छूटा, फिर फुसफुसाया, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। मैना ने कातर होकर कहा, मर भी जाते तो क्या, अब मेरे लिए रोने वाला कौन है? बच्चे बड़े होकर जाने कहाँ चले गए, अकेली जान रह गई है। मैना सिसकने लगी। तोते ने कहा, मैना इतना दुखी क्यों होती हो? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। फिर कुछ चुप रहकर बोला, अब तुम पर बीती कहो। मैना ने कहा, क्या कहूँ, चारों तरफ दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन हाय, मैना एकदम खामोश हो गई। फिर उसने कहा, इनकी सांसें गिनी चुनी हैं बेचारे। तोता व्यथित होकर बोला, रुक रुक कर क्यों बोलती हो? साफ साफ कहो कि इन्हें क्या होने वाला है। मैना ने कहा, सवेरे यह जहाज किनारे लग जाएगा, वहाँ वजीर का लड़का मिल जाएगा। उसने इन दोनों की ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। इनके ठहरने के कुछ ही देर बाद घर ढह जाएगा, दोनों उसमें दब जाएंगे। तोते ने व्यथित होकर कहा, ये तो बड़ा बुरा होगा। मैना, अभी इन बेचारों ने दुनिया में देखा ही क्या है? क्या इनमें बचने का कोई उपाय नहीं है? बोली, ये वजीर के लड़के की बात न माने और उस घर में न ठहरे। अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि अगर ये उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। तोते ने बोला, उसके बाद तो खैरियत है ना? मैना ने कहा, कहावत है कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। इनकी मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। यह जहाँ ठहरेंगे वहाँ भी एक मुसीबत इनका पीछा कर रही है। वह क्या? तोते ने अधीर होकर पूछा। मैना बोली, सवेरे उठकर राजकुमारी जैसे ही अपने जूते में पैर डालेगी, उसमें बैठा सांप उसे काट लेगा। तोते के मुंह से निकला, हे भगवान। उसने आहत होकर पूछा, क्या उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? मैना बोली, रास्ता सब चीज़ों का होता है। यदि कोई सुनता हो तो राजकुमारी से पहले उठे और सांप को मार डाले। वहाँ से बचने के बाद तो फिर कोई बाधा नहीं है। तोते ने पूछा, एक बाधा और है? मैना ने कहा, एक बाधा और है। मैंने बोली, वह क्या है? ये दोनों एक उड़न खटोले में बैठेंगे। मैना बोली, वह उड़न खटोला ऊपर जाकर खराब हो जाएगा और नीचे आ गिरेगा, उसमें ये दोनों मर जाएंगे। तोते ने कहा, तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी बचाओ ताओ कि इस आफत से बचने का कोई मार्ग है। मैना ने कहा, अगर कोई सुनता हो तो वह उन्हें उड़न खटोले में ना बैठने दे। इन सब बाधाओं से पार जाने पर इनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। तोते ने चैन की सांस ली। राजकुमार मैना की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपने ऊपर आने वाली आपदाओं से वह सिहर उठा, पर बचने के उपाय जानकर
उसे खुशी हुई। उसने मन ही मन में मैना का उपकार माना। सवेरा होने की में अब देर नहीं थी। दोनों पक्षी उड़ गए। किनारा भी तो अब दूर नहीं था। जब जहाज किनारे आ लगा तो राजकुमार ने देखा कि वजीर का लड़का वहां उपस्थित था। राजकुमार ने पद्मिनी से उसका परिचय कराते हुए कहा, यह मेरा साथी है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक मेरे सुख दुख में इसने बराबर का मेरा साथ दिया। वजीर का लड़का पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। उस दिन वहीं रहने के लिए उसने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई। राजकुमार ने कहा, हमें यहाँ नहीं ठहरना, कोई और भवन देखो। वजीर ने लड़के ने कहा, आपके आने से पहले मैं यहाँ के सारे भवन देख चुका हूँ, यह सबसे अच्छा है। पर राजकुमार ने उसकी एक न सुनी। वजीर के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास ही मिल गया। वह लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार उसे अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर वह सो गए। आधी रात के बाद जोर की गड़गड़ाहट हुई। वजीर का लड़का उठकर बाहर आया तो देखा पहला भवन गिरकर मिट्टी में मिल गया है। उसने राजकुमार की दूरदर्शी की भूरी भूरी प्रशंसा की। पद्मिनी तो सो गई, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनता रहा। भोर होने से पहले देखता क्या है कि एक काला विषैला सांप आया और कुंडली मारकर पद्मिनी के जूते में बैठ गया। राजकुमार चिंतित होकर उस घड़ी की प्रतीक्षा कर ही रहा था। उसने तलवार निकालकर जूते में बैठे सांप के 2 टुकड़े कर डाले और बाहर फेंककर पद्मिनी के उठने की राह देखने लगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए और मेरी कहानी का अंतिम भाग अगले भाग में सुनिए। मेरी कहानी शुरू से आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।